हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? ठीक हो? और पढ़ाई कैसी चल रही है? स्टार्ट ही हुई है सर अभी। थोड़ा दिन मतलब थोड़ा टाइम लगेगा हमें पढ़ने में ना, ऐसी बात है क्या? तो देखिए बेटा, पढ़ाई का कोई समय नहीं होता है। जो भी समय है वही समय हमारे लिए अच्छा है, ये मान के आपको चलना पड़ेगा। होप यू हैव डन प्रीवियस क्लास। सभी नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे, रिवीजन भी कर लिया होगा, प्रैक्टिस भी कर ली होगी, क्वेश्चंस की बुक है सभी के पास। तो अब बेटा जो जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, सभी का जितने भी क्वेश्चंस हमें बुक के अंदर गिवन है, आप सभी का रिवीजन करते रहिए। आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस में आइए और एक एक करके क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू कीजिए। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, आप तुरंत उस क्वेश्चन को फ़ोटो खींच लें और उस फ़ोटो को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दें और उसमें पूछें कि सर मुझे इस पॉइंट के अंदर डाउट है, इस पॉइंट के अंदर डाउट है, आप प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर दो। या पूरा क्वेश्चन आपने बना के देख लिया, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ाए हैं उनके अनुसार, लेकिन फिर भी आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, तो फिर उस केस में आप उसकी फ़ोटो भेजिए और कहिए सर प्लीज़ सॉल्व इट। हमने पूरा प्रयास कर लिया और फिर भी हमसे नहीं हो रहा, मैं आपको सोल्व करके उसको वापस से भेज दूंगा। क्लियर? तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, और लापरवाही की जो कहते हैं ना कॉस्ट, वो हम लोगों को ही बियर करनी पड़ेगी बाद में। हम खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे इस चीज़ के लिए कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता। इसलिए एकदम प्रॉपर अटेंशन में पूरे मन से तैयारी कीजिए और जो स्कोर है वो ऑटोमेटिक आपका ही आएगा। तो देखिए, हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब पार्टनर चाहते हैं कि उनका जो पीएसआर है वो चेंज हो जाए, तो पीएसआर के चेंज होने पर हम गुडविल को ट्रीट करते हैं, हमने सीख लिया। हम पुराने प्रॉफिट्स और रिजर्व को ट्रीट करते हैं, हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ फर्म के अंदर हैं उनको दोबारा से रीवैल्यू करते हैं। रीवैल्यू मतलब आज जो वैल्यू फर्म ने बैलेंस शीट में दिखा रखी है वो वैल्यू इग्नोर करते हुए आज पता करते हैं कि मार्केट में उन एसेट्स और लायबिलिटीज़ की एक्चुअल वैल्यू क्या है। एसेट्स कितने की मार्केट में चल रही है हमारी, और लायबिलिटीज जो उनको कितना पे करना हमें आज पड़ सकता है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए, लिखा है कि जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, पहले पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट के आप जानते हैं रूल क्या होते हैं, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी लॉसेज होंगे वो सारे डेबिट होते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर, और जितने भी गेन्स या प्रॉफिट्स हैं, इनकम्स हैं, वो सारे क्या होते हैं, क्रेडिट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है, टेल द नेचर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो क्या कहेंगे हम, नॉमिनल अकाउंट। इसका जो दूसरा नाम है वो है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कई बार P&L एडजस्टमेंट अकाउंट दे देता है, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का ही क्या है, दूसरा नाम है। यह कब बनाया जाता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन, या तो पार्टनर्स के पीएसआर में परिवर्तन हो रहा हो, या कोई नया पार्टनर हमारे पास आ रहा हो एडमिशन के लिए कि भाई मुझे भी अपनी फर्म में शामिल कर लो, उस दिन हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाता है फर्म को, या रिटायरमेंट ले लेता है, भाई मेरे को भी यहाँ पर काम नहीं करना, या उस पार्टनर की हो जाती है डेथ, काम करते करते फर्म में पार्टनर रहते रहते मर जाता है, तो भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, ये अकाउंट। और अगर दो फर्में आपस में मिलती हैं, दो फर्में मर्ज हो जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं टेक्निकल भाषा में, अमलगमेशन। हमने पहले भी डिस्कस किया था इसको।
तब भी ये अकाउंट बनता है। हो गए पॉइंट। इसको बनाने के पीछे पर्पज़ क्या होता है कि जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनको रीवैल्यू करना, और उस रीवैल्यूएशन के ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा उसे फाइंड आउट करना। यह एक फर्म के जीवन काल में बहुत ज़्यादा बार बनाया जा सकता है, क्योंकि जब तक फर्म चलेगी यानी बिजनेस हमारा चलेगा, ये कंडीशंस आती रहेंगी। पार्टनर्स बार बार चेंज करेंगे पीएसआर को, एडमिशन होते रहते हैं, रिटायरमेंट होती रहती है, तो ये प्रोसेस जीवन भर चलता है। तो जब तक फर्म का बिजनेस चलेगा ये अकाउंट कई बार बनाया जा सकता है। तो पूछा जाता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कितनी बार बनाया जा सकता है, हम कहते हैं मैनी टाइम्स, क्योंकि ये घटनाएं जब जब होंगी ये अकाउंट बनेगा। अब कहते हैं कि जो डिफरेंस होगा एसेट्स और लायबिलिटीज जो रीवैल्यू करी हैं, यानी नई वैल्यू क्या है मार्केट में, पुरानी वैल्यू बैलेंस शीट में क्या है, उनके डिफरेंस को इस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे इंक्रीज या डिक्रीज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्डेड। एसेट्स बढ़ रही है तो कितने से बढ़ रही है, घट रही है तो कितने से घट रही है, उस डिफरेंस को लिखेंगे। लायबिलिटीज कितने रुपए से बढ़ रही है, कितने रुपए से घट रही है, उस डिफरेंस को लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया हमारा, ये हो गया। प्रॉफिट या लॉस जो होगा इस अकाउंट को बनाने के ऊपर, हो सकता है कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा हैं, लॉसेज कम है तो प्रॉफिट होगा। अगर लॉसेज ज़्यादा हैं प्रॉफिट्स कम है तो लॉस होगा ना। तो इस लॉस को या तो हम पार्टनर्स के ओल्ड पीएसआर में बांटेंगे या फिर एडजस्ट कर सकते हैं किसमें, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो में। जैसा क्वेश्चन हमें कहेगा हम वैसा ही काम करेंगे। वो कहता है कि बांटना है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, वो कहता है एडजस्ट करना है तो हम गेनिंग सेक्रीफाइस में एडजस्ट कर देंगे। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। इरेज कर देता हूं मैं। देखो रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसमें आप वीडियो को पॉज करके और इजीली इस मैटर को राइट डाउन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस में तो रुकना पड़ता है कि सर हम पहले लिख लेते हैं उसके बाद आप पढ़ाना। ये तो रिकॉर्डेड मोड है, जो भी पॉइंट आपको चाहिए उसी टाइम वीडियो को पॉज करो और उसको जूम करके लिख लो। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं हम, फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए कैसे करेंगे, वही पर्टिकुलर्स रुपीज पर्टिकुलर्स रुपीज का कॉलम ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए हमें, क्योंकि पैसे तो लिखने नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी एक्स लिखकर हम इसको कर देंगे। ये साइड होता है क्रेडिट, ये साइड होता है डेबिट। जो राइट हैंड साइड होता है हमारा वो क्रेडिट होता है। तो इसमें हम लिखेंगे सारे प्रॉफिट्स, इसमें लिखेंगे सारे लॉस। तो मैं प्रॉफिट लिखता हूँ, कैसे लिखूंगा, बाई इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स कि आपकी जो भी एसेट है उसमें क्या वृद्धि हुई है। और जो एसेट होंगी वो क्वेश्चन में अलग अलग होंगी। बैलेंस शीट में स्टॉक भी होगा, डेटर्स भी होंगे, ठीक है, फर्नीचर भी होगा, स्टॉक बिल्डिंग भी होगी, मशीन भी होगी। तो आपको सेपरेटली आइडेंटिफाई करना है कि किस एसेट में कितना इंक्रीज हुआ है। जिन एसेट्स में इंक्रीज होगा हम उसे यहाँ दिखाएंगे। फिर अगला पॉइंट, बाई डिक्रीज इन लायबिलिटीज। सारी लायबिलिटीज को चेक करिए, कंपेयर करिए बैलेंस शीट की वैल्यू को और एडजस्टमेंट की वैल्यू को। जिन जिन लायबिलिटीज में आपको डिक्रीज नजर आएगी
कमी नज़र आए आपका हो जाएगा फ़ायदा, वो यहाँ लिख देना। क्योंकि लाइबिलिटीज़ कम होती हैं तो प्रॉफिट होते हैं, एसेट्स बढ़ती हैं तो प्रॉफिट होता है। एक बार इन चीज़ों को याद करना पड़ेगा आपको। बाई डिक्रीज इन प्रोविजंस, हो सकता है कोई प्रोविजंस है, प्रोविजंस किसका पार्ट होते हैं, लाइबिलिटी का, और अगर प्रोविजंस कम होंगे तो लाइबिलिटी कम होंगी, इसका मतलब तब भी हमें फ़ायदा होगा। इसके बाद है बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अचानक आपको कोई ऐसी एसेट दिख जाती है एडजस्टमेंट में जो कि बैलेंस शीट में नहीं है, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ मिल गया, और क्या मिला है, एसेट, तो ये होगा हमारा फायदा। अब जाते हैं इधर टू, बिल्कुल इनका अपोजिट, डिक्रीज इन एसेट्स। किसी एसेट में डिक्रीज हुआ है तो आप उसे यहाँ लिख देंगे। टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, किसी लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ है तो यहाँ लिख देंगे। टू डिक्रीज इन प्रोविजंस, और टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़। अगर कोई ऐसी लायबिलिटी है जो कि आपको पहली बार नज़र आई है तो क्या होगा, आपका लॉस होगा। तो ये प्रॉफिट्स के आइटम होते हैं, ये लॉसेज के आइटम होते हैं। क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इनको हम कैसे लिखें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो जो डिफरेंस वो यहाँ पर आएगा, उसे लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स। बैलेंसिंग फिगर, ये साइड ज़्यादा है ये कम है, ठीक है। इस तरह से हमारा अकाउंट बन जाएगा। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो डिफरेंस यहाँ पर आएगा, उसे कहा जाएगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो डिफरेंस यहाँ पर आएगा, कहा जाएगा रीवैल्यूएशन लॉस। क्लियर? इस फॉर्मेट को एक बार अच्छे से उतार लीजिए। कर दो इरेज, चलो जी कर देते हैं, बहुत बढ़िया। बच्चे कह रहे हैं जी हम तो महापंडित हो गए, अकाउंट्स के आने लग गई। तो बेटा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, प्रैक्टिस करोगे तो अकाउंट आपके लिए एक, वो कहते हैं ना, हिल जाता है बार बार कैमरा। अगर प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी तो अकाउंट्स हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक बच्चों का खिलौना। बच्चों के खिलौने क्या होते हैं, जिन्हें इजीली हम डील कर सकते हैं। तो अगर निरंतर प्रैक्टिस करते रहे तो आपके लिए सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा, मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। और धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन आ रखे हैं ना इस चैप्टर में से, हम हैंड टू हैंड उन क्वेश्चन को चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे कि भी इस चैप्टर से पिछले 10 ईयर्स में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, उनसे हटके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है। आप सिर्फ उनकी प्रैक्टिस कर लेना, बुक के तो करने ही करने हैं। जो पिछले 10 ईयर्स में आ रखे हैं इस चैप्टर में से, हर चैप्टर में से जब भी जो चैप्टर स्टार्ट होगा हम उस चैप्टर के पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चंस भी डील करेंगे, ताकि हमारा जो
तैयारी है ना, बहुत ही शानदार हो जाए। देखिए ये सब हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन इस टॉपिक को समझते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल कि मान लीजिए बैलेंस शीट आपको गिवन है, बैलेंस शीट। इसको ऐसे बनाते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाए। मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ ले लेता हूँ ताकि यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा और यहाँ हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, या फिर इसको हम कह सकते हैं एग्जाम्पल। बैलेंस शीट ऑफ ABC फर्म। बैलेंस शीट गिवन है, एसेट्स रुपीज, लाइबिलिटीज रुपीज। देखिए यहाँ है बिल्डिंग 1,20,000 की, फर्नीचर 70,000 का, स्टॉक 65,000 का, डेटर्स 50,000 के, कैश 15,000 का। कितना टोटल बन गया? देखिए 65 और 5 70, 10 80, 80 और 50 31, 31 और 70 2, 2 और 1 3, 3,20,000। तो बैलेंस शीट का टोटल कितना हो गया? 3,20,000। यहाँ पर है क्रेडिटर्स 1,70,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000, प्रोविडेंट फंड 1,10,000 और कैपिटल्स हैं टोटल में। देखो हमारे पास कितना हो चुका है, 1 2 और 3 लाख हो चुका है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 10। तो 1,70, 1,90, 2 यानी कि 1,20,000 जो है वो कैपिटल्स है सभी पार्टनर्स की। किसकी कितनी है इससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें हम देख लेंगे। ये हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। ये बैलेंस शीट गिवन है जी, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, प्रोविडेंट फंड, कैपिटल्स। एडजस्टमेंट है एक, स्टॉक टू बी increased by 10%, 2, furniture is to be depreciated by 20%, creditors now proved at rupees 1,62,000, outstanding expenses is to be decreased to rupees
17,000। मेक ए प्रोविजन एट द रेट 10% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने पार्टनर्स का जिक्र इसमें इसलिए नहीं करा क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को तैयार करना। पार्टनर्स आएंगे तो उसकी एडजस्टमेंट कुछ और होगी, हमें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है ना। और हर चैप्टर में रीवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे ही बनेगा। देखिए जरा, मैंने यहाँ फॉर्मेट खींचा और लिख दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट। गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। 2 पार्ट मैंने बनाए इसके, ठीक। अब देखिए, ये डेबिट, ये क्रेडिट। आप पर्टिकुलर्स और अमाउंट चलो लिख देते हैं। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। देखिए सबसे पहले स्टॉक है उसको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। बाई, बाई का मतलब होता है से, लिख लेना इसे, से 10% से बढ़ाना है। तो अभी कितना है 65, 10% बढ़ा देंगे तो इंक्रीज इन एसेट हो जाएगा। बाई, यहाँ सिर्फ उस एसेट का नाम लिखना है जिसमें इंक्रीज हुआ है। 10% का इंक्रीज हुआ है, 65,000 का 10% 6500, ठीक। अकाउंट बड़ा बन जाएगा हमारा, इस तरह से लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एडजस्टमेंट हमारी हो गई। स्टॉक को 10% से बढ़ाना है, मैंने बढ़ा दिया। इसके बाद जो फर्नीचर है उसको डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट का मतलब होता है घटना। कितने से 20% से, बाई आ गया, बाई का मतलब होता है से। तो भैया अभी फर्नीचर कितने का है 70, 20% जब घटेगा तो डिक्रीज इन एसेट हो जाएगा। मैं लिखूँगा यहाँ पर टू फर्नीचर। 70,000 का 20% 14,000, ठीक। क्रेडिटर्स जो हैं ये भी हो गई। क्रेडिटर्स आज के दिन कितने साबित हुए हैं, सिर्फ 1,62। हमने कितने लिख रखे हैं 1,70। हम ये मान के चल रहे थे कि 1,70,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे, लेकिन आज कितने के हैं वो 1,62, 8,000 बच गए हमारे। तो बच गए तो फ़ायदा किस लिए, क्योंकि डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़। सिर्फ आपको एसेट और लाइबिलिटीज़ के नाम लिखने हैं यहाँ पर। बाई क्रेडिटर्स 1,70 के थे, लेकिन अब चुकाने पड़ेंगे सिर्फ 1,62, तो 8,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। ये भी हो गई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को घटाना है, टू का मतलब होता है तक, लिख लेना इसको। टू का मतलब होता है तक, बाई का मतलब होता है से। 17,000 रुपये तक घटा के लाना है, यानी हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सिर्फ 17,000 रुपये रखने हैं अपनी बुक्स में। तो डिफरेंस कितने का क्रिएट करेंगे 3 का। तो क्या हुआ, हमारे जो खर्चे थे वो 20 के चुकाने पड़ते, लेकिन चुकाएंगे अब कितने, सिर्फ 17। फ़ायदा हो गया। बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20 माइनस 17 कितने बचे, 3,000 का फ़ायदा हो गया। बहुत बढ़िया भाई, ये भी हो गई। अब हमें एक प्रोविज़न बनाना है डेटर्स के ऊपर 10%। क्या कहीं तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर प्रोविज़न नज़र आ रहा है? नहीं। तो हमने यहाँ पर लिखा था कि अगर प्रोविज़न्स बढ़ेंगे तो नुकसान, घटेंगे तो फ़ायदा। तो प्रोविज़न तो पहली बार क्रिएट हो रहा है ना,
अभी तक हमारे पास 0 प्रोविज़न थे और अब 10% होंगे, तो ये क्या है, ये इंक्रीज इन प्रोविज़न है। और जो प्रोविजंस होते हैं वो हमेशा लॉस को बढ़ाते हैं। 10% डेटर्स के ऊपर, डेटर्स का 10% 50,000 लॉस हुआ। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 50,000 का 10% 5,000। सारी एडजस्टमेंट कर ली। अब देखिए टोटल देखते हैं रैंडमली, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17.5 तो ये है, 14 और 5 19, ये साइड ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा कि भैया 19,000 टोटल है, इसका भी टोटल 19,000 आएगा। तो क्या हो गया मेरे पास, लॉस हो गया बाई रीवैल्यूएशन लॉस। डेबिट साइड है 19,000 और क्रेडिट साइड है 8 और 3 11 और 6 17, 17.5, कितने का लॉस हो गया, 1,500 रुपये का। 17.5 और 18 और एक 19, 1,500 का लॉस हो गया। इस तरह से आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करना है, बनाना है, एडजस्टमेंट को पढ़ना है और बनाना है। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को बीच में पॉज करके मैं इरेज कर देता हूँ इसको। कुछ पॉइंट लिखते हैं इम्पोर्टेंट, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, बाई मीन्स से। बाई मीन्स का मतलब क्या होता है, से। बाई के साथ वाली अमाउंट को एज इट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। नंबर 2, टू मीन्स तक। 2 के साथ वाली अमाउंट को बैलेंस शीट की अमाउंट से कंपेयर करेंगे और डिफरेंस को रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। बाई के साथ जितनी भी अमाउंट है आप उस अमाउंट को एज इट इज रीवैल्यूएशन में लिख दो। अब वो प्रॉफिट है कि लॉस है वो आपको देखो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, हमने जो पॉइंट्स लिखे उनके अनुसार। 2 के साथ में जो अमाउंट है उस अमाउंट को बैलेंस शीट में जो वैल्यू है ना उस आइटम की, जैसे 2 लगा हुआ है स्टॉक के साथ, तो स्टॉक बैलेंस शीट में कितना है और 2 के साथ कितनी अमाउंट है, दोनों को कंपेयर करो और उस डिफरेंस को रीवैल्यूएशन में लिखें। अब वो डिफरेंस प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये तो भैया हमें कॉन्सेप्ट बताएगा ना, कि डिक्रीज हो रहा है एसेट में तो लॉस, इंक्रीज हो रहा है बढ़ोतरी हो रही है तो प्रॉफिट। वो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगला, इफ रीवैल्यूड वैल्यूड वर्ड is given with any amount of asset or liabilities, then difference between balance sheet value and
एडजस्टमेंट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्कुल टू के जैसा ही है, टू आ जाए तो भी डिफरेंस लेना है, वैल्यू या रीवैल्यूड वर्ड आ जाए बैलेंस शीट में किसी भी एडजस्टमेंट के साथ, तो उस अमाउंट का बैलेंस शीट के अमाउंट से करो कंपैरिजन, और जो भी डिफरेंस आता है उसे लिख दो रीवैल्यूएशन के अंदर। डिफरेंस एज इट इज ना, ये ध्यान रखना, ठीक। तो ये पॉइंट्स लिख लो, ये कहीं ना कहीं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में हमें हेल्प करेंगे, इसको भी एक बार नोट डाउन करिए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सिर्फ आपसे यही मेरी अपील है, यही एक वो कहते हैं ना नारा है हमारा, कि कभी भी पढ़ाई के साथ में लापरवाही नहीं करेंगे हम। खाने पीने में लापरवाही कर लो, खेल कूद में लापरवाही कर लो, लेकिन इसके साथ किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि फिर से बता रहा हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी। हम जैसा अब करेंगे ना, एग्जामिनर उस चीज़ का बदला हमसे एग्जाम के अंदर ले लेगा कि बेटा जैसे आए हो ना, हम तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे। फुल तैयारी के साथ आए हो तो देख लेते हैं कितना कंपटीशन है। एग्जामिनर कहेगा ये बात, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो वो सेट करेगा ना, वो कहेगा आओ देखते हैं किसमें कितना है दम। तो बेटा अगर तुमने दम दिखाया होगा क्लासरूम में अपने घर पे, तो फिर तुम उस एग्जामिनर से टक्कर लेने लायक बन जाओगे, और जब उस रिंग में कूदोगे ना पेपर देने के मैदान में, तो फिर उस कॉम्पिटिटर को तुम धराशायी कर दोगे, उस एग्जामिनर के परखच्चे उड़ा दोगे। आने दे कैसा पेपर देता है, तू देख लेंगे, तेरे को मज़ा आएगा कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन अगर तुम तैयारी नहीं करोगे तो वो एग्जामिनर तुम पर हावी हो जाएगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन सेट करेगा तो कहीं ना कहीं थोड़े से तो देखो डिफ़िकल्टी लेवल होगा। और अगर तुमने अपने आप को कंफर्ट जोन में रखा पूरी साल, पढ़ लेंगे पढ़ लिया, ऊपर ऊपर पढ़ लिया, ठीक है जी काम करना है, डेली का नोटबुक बनानी है, चलो, तो फिर वहाँ उस मैदान में जाकर तुम नॉकआउट हो जाओगे, मुक्की खाओगे। क्लियर? तो अपने आप को हमेशा तैयार करते रहें अगली आने वाली चुनौती के लिए। कोरोना सोरोना कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकते, बहुत ऐसे कोरोना सोरोना देखे हैं। तुम्हारा विश्वास पक्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, विल पावर तुम्हारी मजबूत होनी चाहिए। देख लेंगे हम बड़े से बड़े जो विपत्ति होती है उससे भी पार जाएंगे। मन में बिल्कुल टेंशन नहीं रखनी है, सिर्फ मन लगा के ऊपर वाले को अपने दिमाग में याद करके कि ऊपर वाला अपने साथ है, कुछ बुरा नहीं होगा। हम अगर दिल से मेहनत करेंगे ना, रिजल्ट भी दिल से आएगा, अच्छा आएगा। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत होके दिल से पढ़ाई कीजिए, रेगुलर पढ़िए, अपने आप का ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि हम लोगों से मिलना जुलना थोड़ा सा कम रखें। क्योंकि देखो जब तक अपने ऊपर नहीं बीतती ना, हमें उस चीज़ की जो भयानकता है उसका एहसास नहीं होता। जिसके हो रखा है ना कोरोना, उसको पता है कि वास्तव में कितनी भयंकर बीमारी है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि हमने उसके अभी असर देखे नहीं है। तो अपने आप का बचाव रखें, अपने कोशिश करें कि जो स्वच्छता है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। अपने हाथों को जब भी खाने पीने की चीज़ों को लगाएं तो हमेशा वॉश करके, अननेसेसरी हमारे चेहरे पर हमारा हाथ ना लगे, और प्रॉपर बाहर भी निकलना पड़ जाए तो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ मास्क वास्क लेकर सैनिटाइजर करके। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ अपना ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ही नहीं रहेंगे तो फिर ये पढ़ाई किस काम की। क्लियर? तो ये सभी बच्चों के लिए मैसेज है। और बेटा फिर से मैं कह रहा हूँ, कोई भी आपको डाउट होता है आप तुरंत मेरे से संपर्क करिए, फ़ोन करके पूछ लीजिए या व्हाट्सएप के थ्रू फ़ोटो शेयर करके पूछ लीजिए। लेकिन मन में डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डाउटफुल माइंड सबसे ख़तरनाक होता है। ना आए ना चीज़ कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन कुछ आती है, कुछ डाउट है, वो सिचुएशन सबसे ख़राब होती है। तो सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ेंगे और मौका मिला तो हो सकता है कि हम आपसे मिलने भी आ जाएं कभी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।